यस, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू दीप्ति मैम। हम अपना अगला सत्र यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक से। मास्टर्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। संध्या यस। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम। यस। मैम, आप अभी जो गई थी टूर पे मैम, उसका अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें लास्ट में मैम। अभी नहीं, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्लास को। महाअवतार बाबा जी के केव में गई थी शायद आप। हाँ। अभी आप ट्रिप पे थी ना सर के साथ? यस। तो सर, मैम थोड़ा सा अगर कुछ शेयर कर पाती तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है, ठीक है, हम हमारी क्लास पूरी हो जाए ना, फिर आप यस बताइए। मैम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मैम। यस। थैंक यू, थैंक लास्ट में आप बताइएगा। यू। यस, थैंक यस, यू मैम। यस। ओके मास्टर्स, अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला तो एक डिजीज है सर्कुलेटरी फोर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबलेट, जो कई तरह की बीमारियों में काम आती है। जैसे सर्कुलेटरी शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि घूमने वाली चीज। तो कई चीजें हैं, ब्लड घूमता है, पानी घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी घूमती है, मनी भी रोटेट होती है, और कॉस्मिक एनर्जी भी रोटेट होती है। तो इस तरह से कई चीजें ऐसी हैं जो सर्कुलेशन में होती हैं। तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया है सर ने सर्कुलेटरी फोर्सेस का, और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और उसके साथ इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद 2 टॉपिक और हैं, एथिक्स और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप लोग की यात्रा L1 में पूरी होने वाली है, आज लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोग सब काउंसलर होने वाले हैं, भावी काउंसलर्स हैं। हमारे साथ आप आएंगे आचार्य संगत में और काउंसलिंग करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको ज्ञान साझा करूंगी। यस मास्टर्स, तो पहली टेबलेट है सर्कुलेटरी फोर्सेस। सर्कुलेटरी फोर्सेस क्या हुआ? देखिए, आप जैसे पीपीटी में दिख रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ ब्लड इन बॉडी। अच्छा, क्या किस तरीके से? देखिए, हमारे बॉडी में जो हार्ट है, ये अशुद्ध ब्लड है ब्लू कलर का। किस तरह से वो होता हुआ लंग्स में से होता हुआ प्योर होके प्योर फॉर्म में, रेड कलर जो है वो प्योर फॉर्म में है, किस तरह से आता है। तो मास्टर्स, क्या होता है जीवन में? 6 चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मनी, नेम एंड फेम, कॉस्मिक एनर्जी, ब्लड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इसमें ये 6 चीजें ऐसी हैं जिनमें 3 के ऊपर हमारा कंट्रोल है, जैसे मनी, नेम एंड फेम और कॉस्मिक एनर्जी। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। मनी को किस तरह कमाना है, किस तरह खर्च करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेम एंड फेम को हमको किस तरह से हासिल करना है और किस तरह से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, ये भी हमारे कंट्रोल में होता है। और कॉस्मिक एनर्जी, हम कितनी ज्यादा मेडिटेशन करके ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं और फिर उसको किस तरह से संचय करते हैं, किस तरह से व्यय करते हैं, ये भी हमारे हाथ में होता है। अब होती हैं बाकी 3 चीजें, ब्लड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। ब्लड एक बार शरीर में फ्लो कर रहा है तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका जो रास्ता है वो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है, वो उसी रास्ते में आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रिसिटी है, एक बार वायर के अंदर आपने एक बार बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गई, तो उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। वाटर है, शरीर में भी वाटर घूमता है, प्लस जो पाइप्स वगैरह में भी आता है। एक बार वाटर आ गया तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। तो वाटर रिलेटेड भी कई बीमारियां होती हैं। तो इसमें मास्टर्स जो 3 कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और 3 है अनकंट्रोलेबल। तो क्या होता है, जब हमारी जो कंट्रोल वाले फैक्टर्स हैं उनको हम ठीक करते हैं
तो जो हमारे अनकंट्रोल वाले फैक्टर्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे ब्लड से रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज है, आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वेरिकोज वेन्स है, पीरियड से रिलेटेड है, ये सब ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जैसे गैजेट्स होते हैं घर में, कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि अचानक से एक साथ कई गैजेट्स खराब होने लगते हैं। किसी किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि पता नहीं क्या हो गया आजकल, मेरी वॉशिंग मशीन, मेरा एसी, मेरी वाटर फिल्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फ्रिज, अचानक से सब खराब होने लग रहे हैं। वाटर रिलेटेड जैसे एडिमा एक डिजीज होती है जिसमें कई बार किडनी में भी पानी भर जाता है, पाँव में पानी भर जाता है, चप्पल पहनना मुश्किल हो जाता है, पाँव सूज जाते हैं। इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है यदि हम वो जो 3 फैक्टर्स बताए आपको, मनी, नेम एंड फेम और कॉस्मिक एनर्जी, उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये 3 फैक्टर्स आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। That means the way we gain, store and spend these forces should happen in a righteous form. Then only a person can live a happy and healthy life. क्योंकि हमारे प्रापंचिक जीवन से, हमारे मटेरियलिस्टिक जीवन से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से संबंधित है। अगर हम अपने प्रापंचिक जीवन में ठीक चलेंगे, वो तो जैसे बोलते ही है ना, हमारे स्पिरिचुअल टेबलेट का है ना, स्पिरिचुअल विजडम इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में सही रास्ते में जाते हैं तो अपने आप हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में परिवर्तन आने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, दे कैन बी गेन्ड एंड स्पेंड अकॉर्डिंग टू अवर विलिंगनेस। और अनकंट्रोलेबल जैसे मैंने बताया आपको, वाटर, ब्लड फ्लो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दीज फोर्सेस कीप ऑन चेंजिंग ऑन देयर ओन वे, ये इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। But we need to understand that the uncontrollable change of water, blood and electricity flow actually depends on the controllable forces. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि जिस तरीके से अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छी तरह से जीते हैं तो हमारा सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से जब हम ये कंट्रोल करने वाली चीजों को हम ठीक तरीके से राइटियस वे में करते हैं तो अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? आखिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है ना कि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का कारण क्या है? Many illnesses and diseases affecting the human body are actually very dependent on these circulatory forces. कई तरीके की बीमारियां ऐसी हैं जो मानव शरीर में आती हैं, वो इन सर्कुलेटरी फोर्सेस के कारण ही होती हैं। जैसे कि we consider the water factor, few diseases like edema, water accumulation in legs, feet, etc., and urinary tract infections, etc. Type diseases related to water are completely dependent upon these circulatory forces. ये सारी जो बीमारियां हैं ये पूरी तरह से सर्कुलेटरी फोर्सेस के ऊपर निर्भर करती हैं। अब मास्टर्स प्रश्न क्या आता है कि हम कॉस्मिक एनर्जी को किस तरीके से गेन करते हैं, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट, मेंटेनेंस एंड एग्जिट तीनों ही राइटियस होना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट क्या होता है? जो हम गेन करते हैं। तो पहले आते हैं हम कॉस्मिक एनर्जी पे। उसको हम कैसे गेन करते हैं? थ्रू मेडिटेशन, स्लीप, नेचर में विजिट करके, पिरामिड्स के नीचे ध्यान करके, छोटे बच्चों के साथ खेलकर, कल्चरल एक्टिविटीज में, जैसे अभी आपको बताया ना आनंदो ब्रह्मा, जिसका मेन पर्पज ही है, जब हम कल्चरल एक्टिविटीज में सम्मिलित होते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का संचार होने लगता है।
And the seventh one is spiritual science service. जब हम spiritual science service करते हैं तो अभी भी हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। अच्छा, हमने इन मेथड से कॉस्मिक एनर्जी को तो ग्रहण कर लिया, अब इसको स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ले तो लिया, अगर हमने इसको अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखा तो फिर वो तो वेस्ट है ना। तो इसको संभाला कैसे जाता है? कीपिंग बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक एंड नॉट गेटिंग एक्सपोज टू इलनेस। यहाँ पे सबसे पहला है कि जो हमको शरीर मिला है, आत्मा तो रथ ही है, रथ ये शरीर होता है। आत्मा ने शरीर रूपी रथ को धारण करके ही इस संसार में अपने चैलेंजेस का सामना करता है। आत्मा जब हम सोल लेवल पे होते हैं तो जिन चैलेंजेस को हम लेके आते हैं, तो सोल लेवल पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसके लिए एक फिजिकल बॉडी बहुत जरूरी है। और फिजिकल बॉडी अगर स्वस्थ नहीं होगी तो हमारा कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना और एनर्जेटिक रखना, ऊर्जा से भरपूर रखना। When it is lost due to stressful activities, then we need to do meditation for hours together and get back the lost energy. अब यदि कभी ऐसा हो जाता है जीवन में, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाते हैं, होता है इंसान संसार में है तो बहुत सारी बातें होती हैं, सब कुछ तो अपनी मर्जी से नहीं होता। कई बार ऐसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज लाइफ में घटित होने लगती हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर में कॉस्मिक एनर्जी की कमी होने लगती है और शरीर में बीमारी आ जाती है। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए और उस लॉस्ट एनर्जी को वापस पाने के लिए घंटों मेडिटेशन की जरूरत होती है। फुल वाटर पॉन्ड एम्प्टी पॉन्ड एक्सपीरियंस, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हमारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस, अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर एनर्जी की कमी है या बहुतायत है, ये हम नहीं समझ पाते ना। एक स्टेज आती है जब ये चीजें, जब हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, तब तो कई बार समझ में आने लगता है, पर इनिशियल स्टेज में बहुत बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसके लिए यूनिवर्स हमको मैसेज भेजता है, वो चाहे थ्रू मेडिटेशन हो, ड्रीम्स में हो, या कि डे टू डे लाइफ में हो, किसी भी तरीके से अगर आपको फुल वाटर पॉइंट दिखाई देता है, इसका मतलब है आपके शरीर में एनफ एनर्जी है, आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हो। और अगर एम्प्टी पॉइंट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है और आपको अपने खोई हुई एनर्जी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब ये तो हो गया गेन स्टोरी। अब एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक पॉइंट होता है जहां से एंट्री होती है, फिर स्टोरेज होती है, मेंटेनेंस होती है, फिर एग्जिट होता है। तो एग्जिट भी हमारा राइटियस होना चाहिए। तो इसको कॉस्मिक एनर्जी को हमें किस तरह स्पेंड करना चाहिए। अब मास्टर्स हमने बहुत सारे प्रयत्न करके बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी कर ली और हमको अनुभव में भी आने लगा कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। तो उसका एक्सपेंडिचर भी बहुत जरूरी है, उसको राइटियस वे में स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज एंड डिजाइनिंग सच प्लान्स which are helpful for individual and community development। कि हमें इस तरह के प्लान्स बनाने चाहिए जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी की सोल डेवलपमेंट के लिए, समाज में किस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, उनका सोल का एवोल्यूशन हो, उस तरह की एक्टिविटीज को डिजाइन करना चाहिए और उसको वैसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस तरह से जब हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी को स्पेंड करते हैं, वो राइटियस वे होता है हमारा कॉस्मिक एनर्जी को स्पेंड करने का। डूइंग एंड टीचिंग मेडिटेशन, reading spiritual books, spiritual service activities, trekking activities, constructing mega pyramids, learning arts and languages, etc. तो मास्टर्स,
जैसे कहा गया है ना, ध्यान करो, सीखो और सिखाओ। पत्री सर हमेशा कहा करते थे, ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। सीखने के पथ पे खुद भी रहो और सिखाते भी रहो। स्पिरिचुअल बुक्स को हमेशा ही, पत्री सर हमेशा कहते थे कि पुस्तक हाथ का आभूषण है। हमारे हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहनी चाहिए। अगर हम कहीं पर भी हमको खाली समय मिलता है तो हमको वो समय व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि उस पुस्तक का अगर हमने एक पेज भी पढ़ लिया तो वो समय हमारा सार्थक हो जाता है। स्पिरिचुअल सर्विस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल साइंस सर्विसेज जो होती हैं, मेडिटेशन सिखाना, पिरामिड्स बनाना, बुक्स छपा के बांटना, ब्रोशर्स बांटना, इन सब एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखना। ट्रैकिंग एक्टिविटीज, नेचर में ट्रैकिंग करना, बड़े पिरामिड्स बनाना और डिफरेंट टाइप की आर्ट्स और लैंग्वेज को सीखना, ये भी कॉस्मिक एनर्जी को राइटियस वे में स्पेंड करने का एक तरीका है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी ओनली फॉर द एक्टिविटीज, पर्सन्स एंड सिचुएशन लिंक्ड विद द पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक विशेष बात कही गई है मास्टर्स, कि हमें इस एनर्जी को जो हमने इतनी मेहनत से प्राप्त की है, उसे ऐसे ही कहीं पर भी, जैसे लोग इंटरेस्टेड नहीं है और हमको एक बार कहना तो बनता है, लेकिन अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो बार बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उस चीज की वैल्यू नहीं है। हाँ, समय आएगा जरूर, वो उनके अंदर वो जागरूकता पैदा होगी तो वो खुद सीखने के लिए आएंगे। तो अगर हम इस तरह से अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करते हैं तो वो भी सही तरीका नहीं है। हमें अपनी एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी जो हमने इतनी मेहनत से गेन की है, उसको, जो व्यक्ति अपने पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन का कोई कॉन्क्रीट उद्देश्य है, ये तो हम किसी से भी मिलते हैं, जानकारी बातचीत करते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हमें अपनी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को वहीं पे खर्च करना चाहिए। वो राइटियस वे है। अब सेकंड फैक्टर आता है मनी गेन, प्रोफेशंस और जॉब्स related to righteous karma, abiding to law and justice, which help in protecting nature and natural resources which are related to purpose of life। यहाँ पे कहा गया है कि धन को कमाना, लोग कहते हैं हम धन कमाते हैं, लेकिन धन को कमाने का भी राइटियस वे होना चाहिए। राइटियस वे मतलब उसमें हमारे कर्म खराब नहीं होने चाहिए। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस या जॉब कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, जैसे कि कई बार लोग, आप देखिए मत्स्य पालन है, कहने को तो खैर अब इस विषय पे टिप्पणी क्या दी जाए, पर हम लोग जो PSSM मास्टर्स हैं कहते हैं, अब मछली जल में आनंद करने के लिए प्रकृति ने जन्म दिया है, उसको पालना पोसना और फिर बेच देना, तो कभी भी इस तरह के बिजनेस को राइटियस नहीं कहा जाता है। तो जो मनी गेन करने का तरीका है वो राइटियस होना चाहिए, जिसमें हमारे द्वारा प्रकृति को और प्रकृति के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही पर्पस विच आर रिलेटेड टू पर्पस ऑफ लाइफ, और हमें इस तरह से धन कमाना चाहिए जो पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो। स्पिरिचुअल सर्विस, कैंपेन, जॉब्स विच आर ऑफ कंप्लीट सैक्रिफाइस नेचर, यहाँ पे धन कमाने के लिए कि राइटियस वे जो होना चाहिए, धन को भी हमें कमाना है, लेकिन इस तरीके से कि मूल में उसके हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स एंड एक्सेप्ट द मनी विच इज अ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, डोंट आस्क फॉर इट। यहाँ पे कहा गया है कि आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, उसके एवज में जो आपको धन मिला वो आपको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्पिरिचुअल होता है, उसके साथ यूनिवर्स कभी भी
नेगेटिव कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा जरूर यहाँ पे सामने आते हैं कि अगर हमारे कोई पिछले किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं, किसी के साथ हमारा लेना देना ऐसा है, उसके परिणाम स्वरूप कोई चीज आती है, तो वहां पे मास्टर्स इसीलिए कहते हैं कि आपने कठिन परिश्रम हमको करना चाहिए। बहुत जरूरी है जीवन में हार्ड वर्क को करना। ट्रू डिफिकल्टीज वगैरह आप लोग तो पढ़ चुके हैं, तो हमें हार्ड वर्कर तो होना चाहिए। हार्ड वर्क करके जो हम धन कमाते हैं, जो धन हमें प्राप्त होता है, उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए हमें मांगना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आता है स्टोरेज। स्टोरेज टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे कहते हैं जो आपने धन कमाया है, तो पहला आपका कर्तव्य है कुटुंब धर्म का। हमारे जैसे आपने 3 टेबलेट्स में पढ़ा था ना, शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, तो कुटुंब धर्म भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे डिपेंडेंट है, हमारे परिवार के लोग, हमें उनकी जरूरतों का ख्याल करना चाहिए और मनी को उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। ये राइटियस वे है। फॉर द नीड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अब यहाँ पे कुटुंब धर्म में भी आता है ना, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, तो हमें अपने समाज के लिए भी जरूरत अनुसार उसको स्टोर करना चाहिए फॉर मेजर एक्टिविटीज। हमें जो भी, जैसे कभी कोई ध्यान महायज्ञ होने वाला है या इस तरीके की कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई पिरामिड बन रहा है, तो उसके लिए हमें धन को संचित करके रखना चाहिए। मॉनिटरिंग द यूटिलिटी ऑफ स्टोर्ड मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि एक जो मेडिटेटर है, वो पूरी तरह अवेयर होना चाहिए। कैसे अवेयर होना चाहिए? उसको समय समय पे ध्यान देना चाहिए कि उसने जो धन कमाया है, जो धन स्टोर किया है, और उसको किस तरीके से यूटिलिटी, उसको किस तरह से वो खर्च कर रहा है, उसको मॉनिटर करना चाहिए। समय समय के साथ उस चीज को चेक में रखना चाहिए। On whomsoever named the storage in the form of land, gold or money is named, or whoever has the right of decision on the property stored, the karmic factor, good or bad, will be affected on that person. क्योंकि क्या होता है मास्टर्स, कि वो धन को हम 3 तरह से अपने पास संचित कर सकते हैं। गोल्ड के रूप में, धन के रूप में, हार्ड कैश के रूप में, और लैंड के रूप में। तो क्या होता है, वो लैंड, गोल्ड या धन किसके पास है, किसके नाम से है, तो कार्मिक फैक्टर में अच्छा है कि बुरा, जिसके नाम पे वो धन होता है, वो व्यक्ति ही इफेक्टेड होता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी किस तरह से एग्जिट वाला पॉइंट बताया गया, स्पेंड कैसे करना चाहिए। स्टेज ऑफ ज्ञान योगम, spending money for those who want to improve the knowledge or spiritual wisdom। उन लोगों के ऊपर धन को खर्च करना चाहिए जो इस स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, और अगर उनके पास धन की कमी है किसी भी तरह से, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो ध्यान महायज्ञ में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो टिकट खर्च करके जा सके, तो उनके लिए टिकट की व्यवस्था करना। इसी तरह बहुत तरह के काम है जहां पे अपने धन को सार्थक रूप से खर्च किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे। फॉर द एवोल्यूशन ऑफ देयर सोल एंड डेवलपिंग विजडम थ्रू प्रिंटिंग मेडिटेशन रिलेटेड पैम्फलेट्स एंड बुक्स, बिल्डिंग पिरामिड्स, मेडिटेशन आश्रम्स एक्सेट्रा। कि अपने धन को पैम्फलेट्स बनाने की, ये आखिर कोई भी चीज दुनिया में होती है बिना धन के, मनी एनर्जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। धन की आवश्यकता होती ही है। तो जैसे ध्यान का प्रचार करना है, पैम्फलेट्स बनवाने हैं, स्पिरिचुअल बुक्स लोगों में बांटनी है, उनको छपवाना है, पिरामिड्स मेडिटेशन के लिए अच्छे पिरामिड्स की संरचना करानी है, मेडिटेशन आश्रम बनाने हैं, वहां पर धन को खर्च करना चाहिए। Unnecessary spending on people who are lazy and irresponsible will in turn affects us in the suffering with bad karma। यहाँ पर बताते हैं कि अगर हमने अपने धन को सही तरह से नहीं खर्च किया, तो वो हमारे
बैड कर्मा के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अपात्र दानम महापापम, जैसे कहा भी गया है कि अपात्र को दान देना महापाप के समान होता है। हाउ मच टू डोनेट, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हमको कितना डोनेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी 10%, 50% और टोटल 100% विद कंप्लीट सेक्रीफाइस सर्विस मोटो। कितना करना चाहिए यहाँ पे बताया गया है कि हम 10% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, टोटल 100% भी, अगर किसी की इच्छा हो, कंप्लीट सेक्रीफाइस वाली भावना हो, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। Also depends upon life purpose, culture, and it would be already decided before we take life. यहाँ पे कहा गया है कि हमारी लाइफ पर्पस के हिसाब से हमको जैसे पता चल गया कि क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, वहां पे कितने धन को खर्च करने की जरूरत है, हमारी कितनी सामर्थ्य है, तो हमें वहां पे खर्च करना चाहिए हमारे कल्चर के लिए। और ये ऑलरेडी डिसाइडेड भी होता है, हमारे जीवन लेने से, हमारे इस भौतिक शरीर लेने से पहले ही ये चीज प्रकृति द्वारा डिसाइड भी हो जाती है कई बार। या आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज महसूस की होगी कि कई चीजें ऐसी होती हैं हम नहीं भी चाहते हैं, स्वतः ही हमारे हाथ से होती जाती हैं। तो वो जो प्री डिसाइडेड होता है यूनिवर्स के द्वारा, वो अपने आप ही घटित होने लगता है, हमारा मन उस तरफ मुड़ने लगता है किसी भी कारणवश। थर्ड आता है नेम एंड फेम। तो गेन उसका एंट्री पॉइंट क्या है? फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस, बिजनेस एंड सोसाइटी। हमको नेम एंड फेम कहाँ से मिलता है? कई बार एक बहुत धनी व्यक्ति के घर में, जैसे अंबानी के घर में उनके पुत्र का जन्म हुआ, तो स्वतः ही उसे नेम एंड फेम मिल जाएगा, क्योंकि पिता का नाम इतना बड़ा है तो पुत्र को वो विरासत में ही मिलेगा। फ्रेंड्स के थ्रू जब हमारे बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, हम अपने दोस्तों की बहुत मदद करते हैं कई तरीके से, खाली ये आर्थिक रूप की मदद की बात नहीं है, कई तरीके से जब हम मदद करते हैं तो भी हमें नेम फेम मिलता है। जब हमारा काम बहुत अच्छा होता है तो ऑफिस में, बिजनेस में बहुत हमको नेम एंड फेम मिलता है। और सोसाइटी में भी जब हम सोसाइटी के लिए कोई बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं तो समाज में भी हमको नेम एंड फेम मिलता है। तो इस तरह नेम और फेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। शुड फेस एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेन नेम एंड फेम। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे सामने कोई भी अवसर आता है नेम और फेम को हासिल करने का, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी शक्ति लगा के वहां पे काम करना चाहिए और नेम और फेम को हासिल करना चाहिए विद राइटियस बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर बताया गया है कि नेम एंड फेम को हासिल करने के लिए हमारा व्यवहार और हमारी डिसिप्लिन लाइफ बहुत मैटर करती है। तो हमको अपने जीवन में अनुशासित होना चाहिए और जहां तक हो सके लोगों की मदद करना, समाज में नाम कमाना। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने कर्म क्षेत्र में, सब जगह हम लाभकारी सिद्ध होते हैं, दूसरों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे का काम करते हैं, तो स्वतः ही नेम एंड फेम हमारे पास आता है। अब आता है मेंटेनेंस, स्टोरेज। गुड इमेज इन सोसाइटी टू रिप्रोड्यूस, रीच एंड अट्रैक्ट आवर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट से आप भलीभांति परिचित हैं। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हमारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं? यदि हमारी छवि ही अच्छी नहीं होगी तो कोई हमारे पास आना नहीं चाहेगा। जैसे हमसे मेडिटेशन सीखने के लिए कई लोग आते हैं, या एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर बोलूं तो लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उसके समाधान के लिए वो तभी आ सकते हैं जब हमारा नेम एंड फेम होगा।
sometimes face or show bad image to leave those who are unnecessary in life। कभी कभी हमें उन लोगों को छोड़ने के कारण अपनी इमेज को खराब होके भी रखना पड़ता है, ताकि जो लोग हमारे जीवन में अनावश्यक हो वो स्वतः ही दूर हो जाए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ युक्ति भी बहुत जरूरी होती है। जीवन में, गीता में भगवान कृष्ण ने इस शब्दों पे बहुत जोर दिया है कि बुद्धि के साथ युक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। हमको युक्तिवान होना चाहिए। जैसे हमने नेम एंड फेम का स्टोर किया, वहीं पर अगर हमारे जीवन में कुछ गलत लोगों की एंट्री हो गई, क्योंकि ऐसा होता है समाज में, हम बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी में हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट होने लगती है। हमारा बहुत, कभी कभी आपने ये स्वयं ही महसूस किया होगा कि उस लोगों से मिलने के बाद हम बहुत डाउन फील करते हैं। तो हमें हर कीमत पे अपनी एनर्जी को बचाना है। यहाँ पर अगर हमें जरूरत पड़े तो अपनी एक मास्क भी लगा देना है बैड इमेज का, ताकि वो लोग हमारे जीवन से, अननेसेसरी जो लोग हैं वो दूर हो जाए। Being with good image or bad image should always be observed from our inner soul message। यहाँ पे कहते हैं कि हमें ऐसा निर्णय कैसे लेना चाहिए, ये टोटली हमें अपनी इनर वॉइस के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए। हमारे भीतर से क्या आवाज आती है और हमें क्या संदेश देती है। और ऐसा दोस्तों तभी संभव है जब हम मेडिटेशन बहुत इंटेंसली करते हैं। जब हम करते हैं, अपने आप से अलाइन करते हैं, हमारा बॉडी माइंड सोल अलाइन होता है, केवल उसी स्थिति में हम फोकस करने की स्थिति में होते हैं और हम अपने अंदर की इनर वॉइस को सुन पाने की क्षमता हमारे अंदर आती है। अब नेम एंड फेम को एक्सपैंड कैसे करना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए? Extending support to those who wants to stand on their own in a spiritual path and who are ready to learn from their difficulties। यहाँ पे कहते हैं कि उन लोगों को, अगर हमारा नेम एंड फेम अच्छा है तो हमारा समाज में रुतबा तो होता ही है, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उसके द्वारा समाज की, लोगों की और स्वयं की मदद करना चाहते हैं। वहां पर हमें अपने नेम एंड फेम का यूज करना चाहिए। शुड बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स इजीली विद लेस एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव कम्युनिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यदि किसी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि मेरी किसी मंत्री के साथ जान पहचान है और कहीं पर कोई प्रोग्राम होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होने वाला है और मेरी बहुत अच्छी पहचान है। अब अगर हम साधारण तरीके से जाते हैं तो हमें जो हॉल मिलता है वो बहुत महंगे दाम में मिलता है, हमारा जो खर्च है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर उस मंत्री की, क्योंकि मंत्री की अपनी फील्ड में होल्ड है, उनकी मदद ली जा सके तो हम वही काम जो हमारा 10 रुपए में होने वाला है वो 1 रुपए में भी हो सकता है और शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर्तव्य है? अपने नेम एंड फेम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उस मंत्री के पास जाके उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, बताना है कि हाँ, हमको ये काम है, ये स्पिरिचुअलिटी का काम है, ये लोगों के भले का काम है, तो इसमें आप मदद करिए। अपने ईगो को पूरी तरह से अपने से हटा के, शटर करके, और हमें इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये राइटियस वे है अपने नेम एंड फेम को यूज करने का। अगर हमारी जान पहचान बड़े लोगों से है जिनके हस्तक्षेप करने से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, उन पावर्स का इस्तेमाल करके वो हमारे काम को आसानी से कर सकते हैं, तो वहां पे हमें अपने नेम एंड फेम का यूज करना चाहिए। 2 or 3 works might bring us bad image, but involving in such situations for the purpose of developing an individual spiritual growth is very worthy। यहाँ पर कहा गया कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो बैड इमेज भी पैदा करते हैं, लेकिन
पर्पस ऑफ डेवलपिंग एन इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो भी सही है। वही जैसे कहा गया ना कि अपनी सोल की इनर वॉइस को आप सुनिए और आप ये छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से नहीं घबराइए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाइए। Vanity which grows along with the name and fame should always be taken care of. We should not work as a slave, forgetting our major purpose in the name of service to others. यहाँ पर कहते हैं कि हमको अपने व्यक्तित्व को भी साथ में संभाल के चलना चाहिए कि हम दूसरों की सेवा करने के, कि हाँ दूसरों की सेवा करना बहुत ही अच्छा है और ये हमारे लिए गुड कर्मा है, ये बात बिल्कुल सही नहीं उतरती है। हमको अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। स्वाभिमान का मतलब, अभिमान और स्वाभिमान दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट, हमें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ, कई बार ये होता है कई लोग अच्छा बनने के लिए अपने आप को बिल्कुल भुला देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये चीज नुकसानदायक है। ये तो हो गए तीन चीजें जो है कंट्रोलेबल। When there are faults in gaining these three controllable circulatory forces, the person might face problems with less hemoglobin level, blood clots, decreasing water content in body and urine problem. जब ये तीन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम अपने कंट्रोल में न रख के और जैसे तैसे लाइफ गुजारते हैं, तो जीवन में हमको रक्त से संबंधित परेशानियां आती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना, ब्लड क्लॉट्स का आना, वाटर कंटेंट का बॉडी में कम होना, या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ड्राई स्किन, सोशल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम्स एंड एंट्री पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। ये सब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं अगर हमने इन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को सही तरह से नहीं इस्तेमाल किया। When the person fails in managing these factors in a proper way, then he faces heart related diseases. क्योंकि हृदय का संबंध रक्त से ही होता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। वाटर एक्यूमुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के कई हिस्सों में पानी का जमा होना, लंग्स में, हार्ट में, लेग्स में, ब्लड थिकिंग गेटिंग रिड्यूस्ड, ब्लड थिकनेस गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे जैसे कईयों का खून, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जो जिसमें ब्लड थक्का नहीं जमता है, उसमें अगर किसी को चोट लग गई तो ब्लड उसका बहने ही लगता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके की भी प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी ड्यू टू वाटर रिटेंशन एटसेट्रा, मोटापा बढ़ जाता है क्योंकि पानी शरीर के अंदर जमा होने लगता है, वाटर रिटेंशन की वजह से मोटापा बढ़ता है। When the person could not utilize those forces, then problems like ladies menstrual cycle related, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी रक्त से संबंधित है, हैवी ब्लड फ्लो हो सकता है, हैवी यूरिन फ्लो हो सकता है, ब्लड शुगर डिजीज भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लड जहां पर भी ब्लड रिलेटेड है तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन प्रॉब्लम्स ड्यू टू प्रोस्टेट एंड हैवी ब्लड लॉस ड्यू टू एन इंजरी एटसेट्रा अराइजेस, कि कहीं पे चोट लगी और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। इसकी सोल स्कैनिंग कैसे करते हैं? सोल स्कैनिंग के लिए water related problems, experiences at home or outside, motor or tank pipe repairs or problems at factory, farms, house areas, कि जब हम इस तरीके की वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे स्वप्न में, मेडिटेशन में, डे टू डे लाइफ में हम इस तरह का देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं पे डेफिसिट कर रहे हैं अपना जिन चीजों को, वो हमको समझ में आने लगता है। एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मनी, धन से संबंधित अनुभव ऐसे होने लगते हैं जैसे कि
धन का खो जाना, गिर जाना, किसी का छीन के ले जाना, इस तरह के अनुभव आते हैं। ज्वेलरी क्राउन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू नेम एंड फेम। तो अगर नेम एंड फेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्राउन से रिलेटेड, जो सिर में क्राउन पहना जाता है, जो रानियां पहनती हैं, मुकुट जिसे बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, ज्वेलरी से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारे अनुभव पॉजिटिव होते हैं, मतलब जैसे हमको कहीं पे क्राउन मिल गया, हमने सिर पे धारण कर लिया, ज्वेलरी पड़ी हुई मिल गई, हमने उठा के पहन ली, ये पॉजिटिव में चला गया। और अगर इसी को कि हमारी ज्वेलरी गुम हो गई या हमारे क्राउन, हमारे यहाँ जो क्राउन है वो कहीं गुम हो गया, तो ये निगेटिव में चला जाता है। तो इस तरह से के एक्सपीरियंसेस जब होते हैं तो हम जान सकते हैं कि पेशेंट गॉड किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। सोल स्कैनिंग दोस्तों सिर्फ उसी के लिए, जब हम काउंसलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो पीजीज आते हैं तो हम उनसे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस पूछते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। वाटर रिटेंशन इन द फीट एंड अनेबल टू वेयर सैंडल्स, जब इस तरह का अनुभव होता है तो ये भी इंडिकेट करता है हार्ट रिलेटेड डिजीज, स्पेशली हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जैसे होता है, वो भी रक्त से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिपेयर रिपीटेडली, कि जैसे मैंने आपको बताया कई बार लोगों के घरों में एक साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होने लगते हैं और उनको बनवाना पड़ता है। तो ये भी अगर किसी के ऐसे अनुभव आते हैं, अनुभव मास्टर्स डे टू डे लाइफ में हो, ड्रीम्स में हो, मेडिटेशन में हो, वो एक ही तरह का संदेश देते हैं, उनको इक्वल ही लेना चाहिए। एनीमिया, ब्लड लॉस, ब्लड कैंसर एटसेट्रा, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। व्हेन ड्राइड tree stems, woods, carpenter related problems, related experiences arises, then we should involve in our life purpose, which is completely related to total sacrifice from our side. जब हमें कभी सूखे हुए पेड़ का अनुभव होता है, जैसे कोई पेड़ पूरी तरह से सूख गया है और उसकी लकड़ी का उपयोग लोग कई तरह से करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, जलाने के लिए करते हैं, बहुत तरह से उसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि वो पेड़ जब तक था, जीवित था, तभी भी उसने सेवा की, और सूख जाने के बाद भी वो 100% सरेंडरेंस के मोड में है, सेक्रीफाइस के मोड में है। तो अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है तो ये इंडिकेशन है कि हमको 100% सेक्रीफाइस मोड में जाना चाहिए। In such cases, we should take care of only our survival, and the rest all should be spent for society purpose, having a feeling of oneness with society. यहाँ पर बताया गया है कि जब इस तरह का अनुभव आता है तो हमें कुछ धन अपने जीवन यापन के लिए रखना चाहिए और बाकी सोशल वेलफेयर के लिए हमें स्पेंड करना चाहिए, ये सोचते हुए कि एट सोल लेवल वी ऑल आर वन, कि आत्म स्तर पे हम सब एक हैं, सबके साथ एकत्व का अनुभव करते हुए ये यूनिवर्स की ओर से एक मैसेज आता है। इस तरह के अनुभव का आना ये दर्शाता है कि ये समय है जब आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस के मोड में होना चाहिए। Conclusion: 3 circulatory forces should be in our control and we should always maintain them carefully. तो ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इनको हमें हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि वो अनकंट्रोलेबल जो 3 फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, उस तरीके की बीमारी या प्रॉब्लम से हमारा जीवन बिल्कुल भी परेशान न हो। The other 3 uncontrollable forces, electricity, water and blood flow, works as a counterpart of the controllable forces. So whenever problems arise in uncontrollable forces, we need to work on their
counterpart controllable forces as how we spend them, and then we can easily get rid of the problems. जब हम उन तीन कंट्रोल, जिन तीनों चीजों को, कॉस्मिक एनर्जी, नेम एंड फेम और मनी, इन तीन चीजों को जब हम राइटियस वे में गेन करते हैं, स्टोर करते हैं और स्पेंड करते हैं, तो हमारे जो ये अनकंट्रोलेबल तीन फैक्टर्स हैं, ब्लड रिलेटेड बीमारियां, वाटर रिलेटेड बीमारियां और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आते हैं, वो स्वतः ही ठीक होने लगते हैं मास्टर्स। तो ये जो सर्कुलेटरी फोर्सेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई तरीके की मैक्सिमम जो डिजीज होती हैं, क्योंकि ये ऐसे 6 फैक्टर हैं जो हर व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा इनसे सामना होता है। तो एक जो मेडिटेटर है, स्पिरिचुअल सीकर है, उसको इतना अवेयर रहना चाहिए कि अगर वो जीवन अपना परेशानी मुक्त चाहता है, रोग मुक्त चाहता है, तो उसे अपनी इन कंट्रोलेबल तीनों फैक्टर्स को पूरी तरह से ठीक तरह से जीवन में निर्वाह करते हुए हासिल करना चाहिए, गेन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और स्पेंड करना चाहिए। यहाँ जागरूकता बहुत महत्व रखती है, और वो जागरूकता हमें प्राप्त होती है मेडिटेशन के द्वारा। जब हम स्वयं से अलाइन होते हैं, तो हमारे अंदर ये निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये टेबलेट तो पूरी हुई। अब मैं सेकेंड टॉपिक पे आती हूँ। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो उससे रिलेटेड, तो आप लोग नोट डाउन करिए, और जब तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अभी हम एक बार ये तीनों टॉपिक खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम एथिक्स के ऊपर। एथिक्स क्या है मास्टर्स? एथिक्स शब्द से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे ना। यहाँ पे डॉक्टर PS गोपाल कृष्णा, जो हमारे मेंटर हैं, सर के बारे में परिचय दिया गया है कि उनका जीवन का सफर कैसा रहा, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरीके से कठिन परिश्रम करके आज वो जीवन के इस मुकाम पे आए हैं, और उन्होंने स्पिरिचुअल टेबलेट फाउंडेशन का निर्माण किया है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है, जहाँ पे हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, स्वयं की सेवा कर सकते हैं, जन जन की सेवा कर सकते हैं। तो एथिक्स में सबसे पहले मास्टर्स आता है ABC ऑफ प्रैक्टिस। ABC, इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक काउंसलर के जीवन में इस ABC का बहुत महत्व है। A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। एक काउंसलर को जब हम काउंसलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां उस दिन से हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए हमारा कर्म प्रधान है। यहाँ हम अपने मेंटर को देख सकते हैं, मेंटर्स को, सीनियर काउंसलर्स को देख सकते हैं, अपने फैकल्टीज को देख सकते हैं, सीनियर मास्टर्स को देख सकते हैं कि वो कितनी तन्मयता से समय के साथ अवेलेबल होते हैं। सबकी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यदि हम अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, अगर कोई PG आता है और काउंसलर अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो कोई उपयोग ही नहीं है ना, वो समय निकल गया तो कोई फायदा नहीं है। तो एक काउंसलर को हमेशा अवेलेबल होना चाहिए यथासंभव। B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, व्यवहार। एक काउंसलर का व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण, बहुत प्यार से भरा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी PG आता है, आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी तरह की भी प्रॉब्लम से ग्रसित है, तभी तो वो आया है ना काउंसलिंग कराने।
ऐसे समय में अगर काउंसलर का बिहेवियर मीठा नहीं है, उसमें कंपैशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो पीजी एक बार आके दोबारा उसके पास आना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए अपने बिहेवियर को बहुत ही मधुर रखना चाहिए, मीठा रखना चाहिए, और इस तरह से व्यवहार होना चाहिए कि पीजी को महसूस हो कि वो किसी बहुत अपने के पास है, और जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है या कर रही है, वो उसके निजी नितांत अपने लोग हैं, और उसकी बात कहीं पर भी बाहर नहीं जाने वाली है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, काउंसलर का कैपेबल होना बहुत जरूरी है। हमें याद है जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो सर हमेशा कहते थे कि टिप पे होना चाहिए, जो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना वो सब आपके टंग के टिप पे होना चाहिए। अगर एलोपैथी में हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उसे कोई प्रॉब्लम बताएं और वो बैठ के किताब खोजने लगे, तो क्या उस डॉक्टर पे हमारा ट्रस्ट आएगा? कभी भी नहीं आएगा ना। तो उसको वो सब चीजें अंदर उस आत्मसात किए रहता है, जैसे बताते हैं तुरंत ही डॉक्टर लिखना शुरू कर देता है। सेम वे एक काउंसलर को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा कैपेबल होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर पीजी उसको बताता है, कोई भी अपना चैलेंज उससे शेयर करता है, इमीडिएट उसके पास उसको समझने और उसको सॉल्व करने का मादा होना चाहिए। और वो कब आता है? जब जो ज्ञान अर्जित किया है हम लोगों ने इस तरह से, जो अपने L1 की पढ़ाई की है, तो वो पूरा हमको आत्मसात होना चाहिए, पूरी तरह से हमारे भीतर रहना चाहिए, कि अगर कहीं पर भी कोई बात आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में आए कि यहाँ पर ये टेबलेट यूज होगी, और उसको किस तरह यूज करना है ये हमें अपने व्यवहार के साथ इस तरीके से मीठा मधुर व्यवहार करके अपने पीजी को बताना है कि वो खुशी खुशी उसको फॉलो करने के लिए राजी हो। नेवर डिस्क्लोज, शुड नॉट डिस्क्लोज पेशेंट गॉट डिटेल्स टू अदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब एक पीजी एक काउंसलर के पास आता है तो पूरे विश्वास के साथ आता है, तो ये काउंसलर का कर्तव्य है कि कभी भी पेशेंट गॉड की कोई बात दूसरों के साथ शेयर न करे। बहुत जरूरी होता है, तो क्योंकि उस अगर एक ग्रुप ऑफ काउंसलर काम कर रहा है तो नेचुरली रूम के अंदर जितने काउंसलर हैं, और अगर कहीं वो उनको कोई डाउट आता है तो अपने सीनियर काउंसलर जो उनके कांटेक्ट में हैं उनसे सलाह ले सकते हैं या सर से सलाह ले सकते हैं। पर आसपास के जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है उनके साथ कभी भी चर्चा का विषय नहीं बनाना है। उसको इस तरह से करना आत्म स्वरूप समझते हुए, क्योंकि सबसे पहले तो मेडिटेशन करके हमने यही जाना ना कि एट सोल लेवल हम सब एक है। अगर हमारे पेशेंट गॉड के सामने कोई चैलेंज आया है तो हमें उसको इस तरह से लेना है, इस तरह से बताना है कि हमें ऐसे लगे कि वो दर्द अपना है। अपना दर्द कभी आदमी इस तरह लोगों के सामने हंसी खेल की तरह नहीं बताता ना। तो इसलिए कभी भी पेशेंट गॉड की कोई भी बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली कैन गिव हिस्ट्री एज एग्जाम्पल, नॉट बाय डायरेक्ट नेम्स एंड एरिया। कभी कभी ये जरूरत पड़ जाती है कि जब हम अपने पेशेंट गॉड को कोई चीज समझाना चाहते हैं तो हमें उदाहरण देने पड़ते हैं। तो उदाहरण देने के लिए भी कहा जाता है कि हमने जिसका उदाहरण दिया, हो सकता है हमें तो ना पता हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं से वो पीजी उस व्यक्ति से कनेक्टेड हो, तो कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहिए, या वो कहाँ का रहने वाला है, कौन से एरिया में रहता है, ये सब कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। जस्ट एक टेस्टिमोनियल की तरह बताना चाहिए कि ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ था और उनको इस तरह से लाभ हुआ, उन्होंने इस टेबलेट को फॉलो किया और आज वो बिल्कुल रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं। इस तरह उदाहरण देके समझाया जा सकता है, पर नाम नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। नेवर डिस्कस स्क्रीन फ्रंट एंड स्क्रीन बिहाइंड थिंग्स। कभी भी आपने ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन टू टेबलेट सीरीज में पढ़ा है, कई बातें ऐसी होती हैं ऑन स्क्रीन डिफरेंट होती है, ऑफ स्क्रीन डिफरेंट होती है, उनको भी हमें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। एक काउंसलर का यह कर्तव्य है कि उसे कभी भी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन चीजों को डिस्कस नहीं करना है। डोंट
थ्रू वर्ड्स बिहाइंड पीपल। या कभी भी जैसे कोई पेशेंट गॉड आया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आती है ये तो हम सब जानते हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में, हमारे कर्मों में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो ये काउंसलर को कभी भी ये अधिकार नहीं है कि अगर कोई पीजी उसके पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, अपना चैलेंज शेयर करता है, तो वो उसके पीठ पीछे मजाक उड़ाए, उसकी उसकी हंसी उड़ाए, उसके लिए गलत शब्दों का उपयोग करे। जैसे कई बार कई लोग कह देते हैं ना, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया तो फल भी तो वैसा मिलेगा। नहीं, एक काउंसलर का ये कर्तव्य नहीं है, ये भाषा नहीं है, उसे कभी भी ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। जज yet not, understand the master properly, a way of surrenderance with faith. Blind faith too will win by help of nature, always polite, not too close and not too far. यहाँ पे बताया गया है कि काउंसलर को अपने पीजी के साथ, क्योंकि जब तक आत्मीयता आप नहीं दिखाएंगे तो पीजी आपसे क्लोज नहीं हो सकेगा, वो अपने चैलेंजेस को आपके सामने डिस्क्राइब ही नहीं कर सकेगा। तो वो अपनापन पैदा करने के लिए हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करना है, लेकिन भीतर से हमें समझना है कि हमें उसके बहुत क्लोज भी नहीं होना है और दूर भी नहीं होना है। अगर हम दूर डिटैच होकर एकदम बात करेंगे तो हमारे वर्ड्स ही इफेक्टिव नहीं होंगे। जिस समय हम अपने पीजी के साथ हैं, हमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना है, लेकिन उसके बाद हमें पूरी तरह से डिटैच हो जाना है। मतलब ना हमें उसके बहुत करीब जाना है और ना उससे दूर रहना है, हमेशा एक प्रॉपर लाइन मेंटेन करते हुए चलना है। और अच्छी तरह से अप जहां पर काउंसलर पीजी के संपर्क में आता है, तो जैसे सोल स्कैनिंग से बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं, समझना है उसको अच्छी तरह से कि पीजी किस मनोदशा से गुजर रहा है, और उसको समझाना है कि पूरी तरह से उसे विश्वास के साथ, सरेंडरेंस के साथ जीवन में चलना है। जो परिस्थितियां आई हैं उसे स्वीकार करके और जिस जीवन शैली को जीवन में अपनाना है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ना है, ताकि वो अपने जो भी उसके सामने चैलेंज आया है उसमें से बाहर आ सके। कभी कभी क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ टू विल विन बाय हेल्प ऑफ नेचर। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी के ऊपर अंधविश्वास भी करते हैं, लेकिन आप इतनी प्योरिटी से करते हैं कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा नम्र होके हमको जजमेंटल नहीं होना है, अपने पीजी को कभी भी जजमेंट, उसकी लाइफ को, उसने जो भी अपना चैलेंज बताया वहां पे हमको जज नहीं करना है कि इसने ऐसा किया इसीलिए इसकी लाइफ में हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पीजी हमारे पास आया है वो पूरे विश्वास के साथ आया है, तो हमें उसके विश्वास को पूरा मान देना चाहिए। और एक जो यहाँ पे पॉइंट है, नॉट टू क्लोज एंड नॉट टू फार, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कई बार क्या होता है हम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, वो भी हमको नहीं होना है। क्योंकि ऐसा है ना, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। अगर कोई चैलेंज वो फेस कर रही है वो सोल, तो वो उसके अपने पर्सनल, कहते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो जब हमने ही उत्पन्न किए, हमें ही दूर करना है, तो प्रेमवश होके हम उनको रास्ता सही बता सकते हैं, लेकिन हमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक काउंसलर को पीजी की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। टीच लाइक बुद्धा, जिस तरह गौतम बुद्ध ने सबको समभाव से पढ़ाया, हमारी टीचिंग्स वैसी होनी चाहिए। एक काउंसलर को एकदम निष्काम भाव से अपना ज्ञान साझा करना चाहिए अपने पेशेंट गॉड के साथ। बैग लाइक बुद्धा, जिस तरह गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है ना, राजा थे
लेकिन जब उन्होंने राजमहल छोड़ दिया तो भोजन तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो भिक्षामदेही करके वो जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, अपने पूरे ईगो को शटर करके। क्योंकि अगर ईगो रहेगा मैं राजा था, राजकुमार था, तो वो व्यक्ति कभी भी किसी के द्वार पे नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे तुलना की गई है बैग लाइक बुद्धा। अगर आवश्यकता हो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि समझिए स्पिरिचुअल टेबलेट फाउंडेशन के ही बहुत सारे काम होते हैं, कई लोग वॉलंटरली कर रहे हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो पेमेंट्स के साथ होते हैं। मनी एनर्जी बहुत जगह जरूरी है। तो वहां पर ये ईगो नहीं रखना है कि हम क्यों किसी से बोलें। हमको वहां पर अपने ईगो को सामने नहीं रख के, अगर किसी चीज की नितांत समाज के लिए जरूरत है, समाज कल्याण के लिए जरूरत है, तो वो मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। मोर देन 25% रिलीफ इन्वॉल्व देम इन सर्विस। जब पेशेंट गॉट 25% रिलीफ में आ जाता है, उसके बाद हमें उन्हें सर्विस में आने की प्रेरणा देनी चाहिए। ये क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए और उनके बीमारी से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है। पीपल डोंट लाइक एंड गो अवे अ बिग सेंड ऑफ। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं चाहते, पीपल डोंट लाइक एंड गो अवे, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये जब आप लोग काउंसलिंग के फील्ड में आएंगे तो कई पेशेंट गॉड ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको जी इस काउंसलर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें दूसरा काउंसलर दीजिए। वहां पर भी अपने ईगो को नहीं लाना है। कोई बात नहीं, शायद मेरा कनेक्शन उसके साथ ठीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन मेरा पर्पस तो यही है ना कि हर आत्मा को सुकून और आनंद मिलना चाहिए। तो उसे एक बिग सेंड ऑफ दे देना चाहिए, बहुत प्यार के साथ बाय बाय करके विदा करना चाहिए और किसी दूसरे काउंसलर के अंडर में दे देना चाहिए जहां वो जाना चाहता है। वहां पे कहीं पर भी अपने अहम को आड़े नहीं आना चाहिए। डोंट कैरी अदर्स बर्डन। यहाँ पे वही चीज क्लियर रूप से कही गई है कि जैसे अगर हमारा पेशेंट गॉड अपनी कोई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को बताता है, तो कई लोग होते हैं दूसरे की समस्या सुन के बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन करने लगते हैं। एक काउंसलर को ये कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी दूसरे की परेशानियों में या दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बेस्ट आप कर सकते हो वो करो, उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर दो। सर्विस बाय टाइम और डोनेशन इज मस्ट। यहाँ पे बताया गया है। मास्टर्स आप लोगों ने सुनाई होगा, जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी मम्मी दादी लोग के मुंह से सुना था कि अमुक डॉक्टर की, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स होते हैं तो हम लोग उनके पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो फीस नहीं लेते। तो मम्मी लोग बोला करते थे, अरे जिस डॉक्टर को फीस नहीं दोगे उसकी दवा ही असर नहीं करेगी। मतलब अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो बदले में हमें जरूर देना चाहिए। तो अब वो यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल टेबलेट फाउंडेशन में तो इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप जिस तरीके की सेवा देना चाहते हैं, तन की, मन की, धन की, लेकिन सेवा जरूर देनी चाहिए। अगर पेशेंट गॉड को फायदा हो रहा है तो हमें उसे समझाना है कि उनको सर्विस में जरूर आना है, तो वो चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा हो या कि धन की सेवा हो। ऑर्गेनाइजेशन नेवर फॉरगेट दैट यू आर पार्ट ऑफ अ बिग पिक्चर। ये बात हमेशा एक काउंसलर को याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट है का मतलब फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लीगल एस्पेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। हैंडल विद केयर, बहुत ही ध्यान के साथ अपने कार्य में आगे बढ़ना है। नेवर चैलेंज, कभी भी अपने पेशेंट गॉड को चैलेंज नहीं करना है। कैसे चैलेंज नहीं करना है कि अरे एलोपैथी से तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और मैं तो इस विजडम के साथ तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। कभी भी इस तरह के चैलेंज को नहीं लाना है। The last one becomes the first one.
ये तो इस तरह से कहा गया है कि कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं। हमेशा होता है कि जो लास्ट वाला होता है, अगर उल्टी गिनती चलती है तो वो प्रथम नंबर पे आ जाता है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नो जस्टिस एंड ट्रेजेडी, नो इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कोई पेशेंट गॉड आता है, अपनी बहुत समस्या बताता है, तो यहाँ पे काउंसलर को भली भांति समझना चाहिए कि किसी के साथ भी इस प्रकृति में इनजस्टिस नहीं होता, कोई ट्रेजेडी नहीं होती है। सब कुछ लॉ ऑफ कर्मा पे निर्धारित है, कर्मों के अनुसार होता है, उसी हिसाब से व्यक्ति को उसका फल भोगना पड़ता है। लॉ ऑफ इन्फिनिटी, लॉ ऑफ कर्मा, ज्ञान योग, स्टेप अप मैनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्रिवियल थिंग्स कैरी ग्रेट थिंग्स। जो बात पहले मैंने बोला कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, कई बार बड़ी बड़े हमारे सामने, हम छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत सुंदर, बड़े बड़े रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो अपनी यात्रा को थोड़े से शुरू करके इनफाइनाइट की ओर बढ़ना चाहिए। ट्रू टू योर सेल्फ, नो नीड टू आंसर एनीवन। एक बार जब काउंसलर स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, अगर आप स्वयं के साथ सच्चे हैं, पूरी तरह से आप सब एथिक्स का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद कोई सामने चैलेंज आके खड़ा होता है, तो आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। बी ट्रूथफुल टू यू फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने साथ सच्चे होइए। राइट वे ऑफ कन्वीनियंस। और अगर कहीं बताना भी है तो आपके बताने का तरीका बहुत उचित होना चाहिए। लेक्चर लाइक बुद्धा, इम्प्लीमेंटेशन रियल की। हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस वही एक्चुअली जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, L1 का जितना भी हमने नॉलेज ली है, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। जब हम काउंसलिंग की फील्ड में, सेवा की फील्ड में आते हैं, तभी हम उस ज्ञान को दूसरों के साथ जब साझा करते हैं, तो उस ज्ञान का सही इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वही रियल की है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, ये एथिक्स वाला पोर्शन खत्म होता है। हर काउंसलर को इन एथिक्स का बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग काउंसलिंग की फील्ड में आएंगे, इन सब चीजों से आपका वास्ता पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको कई बार इस तरह के परिस्थितियां सामने आएंगी, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तब आप इन चीजों को हमेशा अपने मन में रख के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। और अगर आप अपने साथ पूरी तरह सच्चे हैं, पूरी सत्यता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आपको किसी को भी अपनी सत्यता साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है स्पिरिचुअल टेबलेट्स काउंसलिंग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। कि जब हम एज अ काउंसलर, जब हम काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमको जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर का डेजिग्नेशन स्पिरिचुअल डॉक्टर का होता है। जिससे हम डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथी में या कहीं पर भी, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, डॉक्टर हमको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। सेम वे एक काउंसलर को प्रिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होगा कि पूरी डिटेल्स पीजी की हमारे पास रहेंगी, क्योंकि समय के साथ पेशेंट गॉड बढ़ते जाते हैं काउंसलर के पास, तो सबको याद करना तो संभव नहीं होता है ना। तो वो जब प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन रहती है, तो उसको जैसे ही खोलते हैं तो हमें पूरी का पूरा पता चल जाता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और प्रेजेंटली क्या हो रहा है। तो उसके लिए गाइडलाइंस बताई गई हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टेबलेट है, इंट्रोड्यूसिंग मेडिटेशन। सबसे पहले हमें अपने पेशेंट गॉड को ध्यानी बनाना है। ध्यान
करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक व्यक्ति ध्यान ही नहीं होगा, अपने साथ अलाइन नहीं होगा, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा, इस विजडम को ही नहीं ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि ये तो कोई टेबलेट फॉर्म तो नहीं है ना कि कोई केमिकल टेबलेट्स हैं कि खा ली और क्रोसिन खाई बुखार उतर गया। ये इस तरह का, ये तो विजडम है। इस विजडम को जीवन में धारण करके ही अपने रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो उसके लिए मेडिटेटर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने पीजी को मेडिटेशन के बारे में बताना है। फिर उसके बाद है वेजिटेरियनिज्म, उसको शाकाहारी बनाना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति जो दूसरे को तकलीफ देके अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे खुशी हासिल हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए शाकाहारी बनाना बहुत जरूरी है। ये हमको अपने पेशेंट गॉड को बता देना है कि जब तक आप शाकाहारी नहीं बनोगे तब तक आप इस विजडम को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। अबाउट पिरामिड्स अटेंडिंग ग्रुप मेडिटेशन, उन्हें पिरामिड्स के बारे में बताना है, ग्रुप मेडिटेशन के बारे में बताना है, उसके फायदे बताने हैं और उनको किसी न किसी ग्रुप के साथ जोड़ देना है। स्पिरिचुअल बुक्स लिटरेचर, उनको स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में बताना है। कई कई रोग ऐसे होते हैं उससे रिलेटेड स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जैसे यू कैन हील योर लाइफ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है जो कई रोगों में काम आती है। तो जनरली ये वाली बुक हम लोग सजेस्ट करते हैं। इस तरह कई सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं। तो वो एक काउंसलर को ज्ञान होना चाहिए कि कौन से रोग के लिए कौन सी स्पिरिचुअल बुक पीजी को बतानी है। लिटरेचर के बारे में उसे ज्ञान देना है। फॉलोअप्स, रेगुलर फॉलोअप्स करने हैं। डिसीजन ऑफ लीविंग मेडिसिन वंस द डिजीज सबसाइड्स। जब तक एक पीजी हमारे पास आता है, नेचुरली वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वो कई डॉक्टर्स के पास होके आया है, उसके कुछ मेडिकेशन चल रहा है, तो कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे हम शुरू कराते हैं, काउंसलर को कभी भी उसकी मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। और खास तौर पे उसको बताना है कि आप अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखो। इधर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपके भीतर परिवर्तन आएगा, तो आपके रोग अपने आप भीतर से जाने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट बताएंगी तो स्वयं ही डॉक्टर ही आपकी दवा को बंद कर देगा, पर आपको अपनी इच्छा से किसी भी दवा को बंद नहीं करना है। अब मेडिटेशन जो इंट्रोड्यूस करानी है, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन फॉर द मेडिटेशन टू बी एडवाइज्ड बाय काउंसलर। काउंसलर को अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई पीजी हमारे पास आया, अगर वो वर्किंग है, तो अगर हम उसको बोलेंगे 3 घंटे 4 घंटे की मेडिटेशन करो, तो उसके लिए संभव नहीं है ना, क्योंकि एक वर्किंग व्यक्ति इतना घंटा कर ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पे काउंसलर को ये ध्यान रखना है कि उसे हमें कितने टाइम की मेडिटेशन बतानी है। तो यहाँ पे कहा गया है, वर्किंग पीपल आर एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस 15 मिनट to 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 10 minutes in the afternoon, 20 minutes at night, and as much as possible depending on the time they have. अपनी तरफ से इतना बताना है। बाकी उसके बाद अगर उनको टाइम है तो जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतना अधिक फायदा होगा, इस बात को बताना है। क्योंकि कई बार जब हम उनको ये बता देते हैं, ज्यादा समय का ध्यान बता देते हैं, तो वो लोग वहीं से बैकआउट कर जाते हैं कि ये तो हमारे बस का ही नहीं है, ना हमको टाइम इतना मिल रहा है कि हम इतना मेडिटेशन कर पाए, तो वो वहीं से बैकआउट हो जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए हमें अपने पेशेंट गॉड को डील करना है। Spiritual warriors, beneficiaries who are beginning to this path are to be advised 15 to 20 minutes per day, and they can continue practicing the same whenever they become free. We need to make it a point that meditation means anapanasati, breath observation technique, and we need to explain them in detail about it. जब मेडिटेशंस तो आप सब जानते हैं कि बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम रिफर करते हैं आनापान सती मेडिटेशन ही रिफर करते हैं, ब्रेथ मेडिटेशन।
क्योंकि ये वो टेक्निक है जिससे बहुत सरलता के साथ व्यक्ति अपने आप से जुड़ सकता है। तो हमें अपने पीजी को आनापानसती ध्यान के बारे में बताना है और उसको कहना है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो आप इसको स्टिक करो, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा हो, पर जब तक आप हमारे गाइडेंस में हो तब तक आप आनापानसती ध्यान की ही प्रैक्टिस करो। और उनको बता देना है, इसके लिए स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियोस है हिंदी में, इंग्लिश में, तो उनको उनके साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो उसको देखें और खुद भी उनको बताना चाहिए कि किस तरह से बैठ के ध्यान करना है। Vegetarianism. Counselors should ask the spiritual warriors to follow vegetarian vegan diet and to stop eating non-veg. Vegetarian diet completely including egg. कई लोग कहते हैं कि एग तो शाकाहारी होता है, किंतु मास्टर्स यहाँ पे कहा गया है कि एग को भी नहीं खाना है, यहाँ तक कि लहसुन और मशरूम को भी मना किया जाता है क्योंकि उनको लाइव फूड नहीं माना जाता है या तामसिक कहते हैं। लेकिन मेडिटेशन में गहराई से उतरने के लिए कहते हैं कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा पत्री सर कहते थे। और हमारे स्पिरिचुअल टेबलेट्स में से कई टेबलेट्स हैं जो पीएसएसएम से ही निकली हुई हैं, उनके ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें से डिराइव्ड हैं। तो अपने पेशेंट गॉड को एक तो शाकाहारी एग भी नहीं खाना है और लहसुन और मशरूम के लिए भी मना करना है और कहना है कि जब तक आप हमारी गाइडेंस में हो तब तक तो मत खाओ। एक बार आपको फायदा हो जाता है तो देखिए मास्टर्स, जब एक बार किसी को फायदा हो जाता है तो नेचुरली वो फिर उस चीज को छोड़ देता है, फिर वो उसके बाद एक किसी परेशानी से कोई बाहर निकल आता है तो फिर उसकी इच्छा भी नहीं होगी उसे खाने की। तो हम इनिशियली उन्हें ऐसे समझा सकते हैं। वेल बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू द डिजीज कैन बी एडवाइज्ड। यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको उससे रिलेटेड बैलेंस डाइट के बारे में बताना चाहिए। उसके लिए उन्हें कहना चाहिए कि वो गूगल से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं या कहीं से भी बुक्स पढ़ के भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर काउंसलर को उसका ज्ञान है तो वो भी अपना ज्ञान उनके साथ साझा कर सकता है। जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी है तो उसको बैलेंस डाइट में क्या लेना चाहिए ये उसको बताना है। और अगर काउंसलर के पास नॉलेज है उस चीज की तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें या आप गूगल सर्च करिए या आप कहीं और से भी इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं कि आपकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो आहार हम खाते हैं उसका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। About pyramids, attending group meditation, counselors should elaborate about pyramid meditation, full moon meditation, group meditation, types of pyramid, eye pyramids, knee pyramids, chair pyramid and bed pyramids, etc. यहाँ पर हमको वो तो आपने समझ लिया कि पिरामिड मेडिटेशन के बारे में उनको बताना है, पिरामिड के द्वारा जो लाभ प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताना है, फुल मून मेडिटेशन के बारे में बताना है, ग्रुप मेडिटेशन के बारे में बताना है। और आजकल तो पिरामिड में बहुत वैरायटीज आ गए हैं, जैसे किसी को नी की प्रॉब्लम होती है तो नी पिरामिड निकल आए हैं, आई पिरामिड्स हैं, चेयर पिरामिड्स हैं, बेड पिरामिड्स हैं। तो उन सब के बारे में अपने पीजी को पूरी तरह से अवगत कराना चाहिए। Ask them to connect to the regional local group meditation sessions and spiritual tablet group meditation sessions. ग्रुप मेडिटेशन के लिए अगर काउंसलर के पास डिटेल है तो ठीक है, नहीं तो अपने सीनियर काउंसलर से वो पूछ सकते हैं कि जिस एरिया का पीजी है कौन सा टाइम उसको सूट करता है, तो उससे रिलेटेड जो वहां पे, क्योंकि इस समय तो स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो ग्रुप मेडिटेशंस होते ही रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, मतलब कि 24 घंटे चल रहा है। तो जिस व्यक्ति को जो टाइम सहूलियत का हो, तो अगर काउंसलर को पता है तो ठीक, नहीं तो उसको अपने सीनियर काउंसलर से या किसी से भी जिसके द्वारा उसे पता चल सकता है, जानकारी करके अपने पीजी को किसी सही ग्रुप के साथ अटैच कर देना चाहिए। स्पिरिचुअल बुक्स, लिटरेचर, beneficiaries, warriors are to be advised about spiritual reality CD, 12 spiritual tablet,
challenge spiritual solution, basic spiritual books, audios of Patri Sir, spiritual tablet research foundation programs, 40 spiritual movies that are available in website. ये तो मास्टर्स आप लोग समझ ही गए होंगे. इफ दे हैव अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन रेगुलरली, द मेन डिजीज स्पेसिफिक बुक्स कैन बी एडवाइज थायराइड, डायबिटीज एंड ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर लोअर बैक प्रॉब्लम्स. क्योंकि इसमें थायराइड के लिए हमारे पास जीके सर की बहुत सुंदर बुक है थायराइड की. थायराइड का कोई पीजी आता है तो उसको हम थायराइड की बुक सजेस्ट करते हैं. डायबिटीज वाले को डायबिटीज के ऊपर है, और अगर किसी को गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिलेशन, तो यूट्रस की बहुत अच्छी बुक है सर की लिखी हुई. तो वो सारी बुक्स हमको प्रोवाइड करना है, वो लिटरेचर उनको प्रोवाइड करना चाहिए. These disease specific related books are advised after 3 or 4 counselings of the beneficiaries who are beginners of the meditation. यहाँ पर खास ध्यान देने की ये जरूरत है कि अगर कोई पीजी हमारे पास आता है और हम फर्स्ट मीटिंग में ही उसको सारा ज्ञान एक साथ दे दें, तो ये उस तरीके से हुआ ना कि आप किसी दवा की दुकान पे जाइए, बहुत सारी दवाएं पड़ी हुई हैं और आप सारी दवाएं ही उठा के आपको वो एक साथ दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हमको बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे फर्स्ट मीटिंग में हमको फर्स्ट 6 टेबलेट के बारे में बताना है ताकि उनका एनर्जी लेवल हाई हो. उसके बाद उनको 15 दिन बाद, 40 दिन के बाद जैसा हम अपने पीजी को समझ पाते हैं उस हिसाब से फिर हमें विजडम लेवल को उनको एनहेंस करने के लिए जो बाकी 6 टेबलेट्स हैं वो बतानी है. उसके बाद तीसरी या चौथी काउंसलिंग में जबकि वो हमारा पीजी जो है वो पूरी तरह से मेडिटेशन में आ चुका है, वेजिटेरियन हो चुका है, साथ ही रेगुलर होके वो मेडिटेशन कर रहा है, तब हमें धीरे धीरे उनको ये बुक्स देनी चाहिए. एक साथ अगर हम दे देंगे तो वो पीजी हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, वो उन चीजों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा. तो ये विजडम एक काउंसलर को जरूर रखनी है. Basically, you can suggest books related to the main problem to those who are in continuous practice of meditation. जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ कही गई है. Special instructions: doing meditation, reading spiritual books at night time when the natural alarm rings. यहाँ पे कहते हैं कि जिस समय जैसे पीजी को कई बार ऐसे होता है कि रात में वॉशरूम जाने के लिए आँख खुलती है और हमारे पास आके पीजी हमको कहता है कि हमारी बार बार आँख खुल रही है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो हमें सजेस्ट करना है, काउंसलर को सजेस्ट करना है कि आप उस समय मेडिटेशन करिए या स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए. वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हु एम आई के कॉन्सेप्ट पे दूसरी तीसरी काउंसलिंग में हमें धीरे धीरे करके उन्हें हु एम आई कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. एक बार जब पीजी ये चीज समझ लेते हैं कि वो सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, इसके बियॉन्ड है, तब बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स तो इस बात से ही दूर होने लगती हैं. क्योंकि अगर इंसान सिर्फ भौतिक स्तर पे रहेगा तो हर चीज अपने ऊपर लेता है, लेकिन जब वो आत्मिक स्तर पे आता है तो बहुत सारी चीजें उससे दूर होने लगती हैं. वर्किंग ऑन पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति उसको काम करना है, ये उसे बताना है. थ्रोट चक्रा लेसन्स लाइक लर्निंग म्यूजिक एंड लर्निंग लैंग्वेजेस टू बी एडवाइज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसको म्यूजिक सीखने के लिए, लैंग्वेजेस सीखने के लिए एडवाइस करना है. The above instructions needs to be added in third और fourth counseling. जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली कि कोई आ रहा है और आपने सब बताया तो पीजी कंफ्यूज हो जाएगा. पहले उसको पूरी तरह से एक अच्छा मेडिटेटर बनाना है, वेजिटेरियन बनाना है, और उसका इतना बिलीफ हो जाए, उसको धीरे धीरे इतना करने से ही क्या होता है, जब पीजी बेसिक 12 टेबलेट्स को फॉलो करता है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स तो उसकी वैसे ही दूर होने लगती हैं, तो उसका फेथ हो जाता है. और एक बार जब फेथ होता है उसके बाद हम स्पेसिफिक टेबलेट बताते हैं तो पूरा रिलीजियसली वो उसको फॉलो करते हैं. काउंसलर शुड रिफर टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी हु एवर केम आउट ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. यहाँ पे कहा गया है कि जैसे
एक काउंसलर को ये नॉलेज हमेशा रखनी चाहिए कि जो पीजी उसके पास आया, जैसे कोई थायराइड से रिलेटेड पेशेंट आया या बीपी से रिलेटेड आया, तो बीपी से रिलेटेड जो लोग अपनी बीमारी को, इस विजडम को जीवन में उतार के क्योर हो चुके हैं, उनकी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि वो उसका टेस्टिमोनियल उनको दे सके, अपने पीजी को दे सके, उनको उनके साथ कनेक्ट कर सके। तो वो लोग आपस में जब बात करते हैं, वो बताएंगे किस तरीके से मैंने इस अमुक अमुक टेबलेट को अपनी लाइफ में यूज किया और मैं इस परेशानी से बाहर आया। तो इस चीज का पेशेंट गॉड के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। Follow-ups. Counselors should do the follow-up for the beneficiaries once in every 15 days or once a month for their meditational experiences, dreams, coincidences, and doubts. It is beneficiaries' responsibility to approach the counselor to clarify the doubts. 15 दिन पे काउंसलर को फॉलो अप रखना चाहिए। इनिशियली तो हफ्ते में भी रखना चाहिए, और मेनली कहते हैं कि हमको अपने पीजी की स्थिति को देखते हुए उसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए एक काउंसलर को। यदि जरूरी हो तो कई बार ऐसा भी होता है, मास्टर्स की डेली भी बात करनी होती है, उस तरीके से समय देना पड़ता है। नहीं तो जनरली 15 दिन में एक फॉलोअप रखना चाहिए या महीने में रखना चाहिए। और ये अपने पीजी को बताना चाहिए कि आप 15 दिन के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट मैसेज करना, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, या फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट रिव्यू आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ ये मेंशन कर देना चाहिए, ताकि ये चीज उनके सामने क्लियर रहे। Beneficiaries are advised to maintain a diary to note down their meditational experiences, dreams, coincidences and doubts. ये तो हम लोग हमेशा ये कहा जाता है ना कि जो कुछ भी जैसे हमको अनुभव होते हैं, क्योंकि सोल स्कैनिंग ही यही है ना, ड्रीम एक्सपीरियंस, मेडिटेशन एक्सपीरियंस, डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वही सब है जो कि सोल स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, ड्रीम में कोई चीज आई और अगर हम उठे और वॉशरूम चले गए, कुछ इधर उधर का काम किया, तो वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो एक काउंसलर को अपने पीजी को कहना चाहिए कि आप अपने सिरहाने एक कॉपी पेन रख के लेटा करिए, जो भी मेडिटेशन से उठने के बाद या ड्रीम्स में या किसी भी तरह से आपको कोई अनुभव होता है, उसको आप इमीडिएटली नोट करिए, और जब आप मेरे से मिलेंगे तो उसके बारे में आप हमें बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, उन डॉट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आता है। ये धीरे धीरे जब हम अनुभव में आते हैं तो हमको पता चलता है। Decision of leaving medicines once the disease subsides. Beneficiaries should continue the medication for their disease. जैसे मैंने आपको बताया कि उनको कहना है कि आपको दवा नहीं छोड़नी है, दवा को कंटिन्यू करना है। The decision of leaving medicines if the disease subsides should be taken after consulting Dr. GK और other senior spiritual doctor. सिर्फ उसी अवस्था में दवा छोड़नी है कि जब उनके जो कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं जिनका वो दवा ले रहे हैं, वो उनके टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं और उसमें उनको सारे पैरामीटर्स ठीक नजर आते हैं, तो वो डॉक्टर्स खुद बोलेंगे कि अब आपको दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी स्थिति में पीजी को दवा छोड़नी है, अपने मन से दवा नहीं छोड़नी है। और ये बात काउंसलर को स्पेसिफिकली खास तौर पे बतानी है पीजी को कि आपको किसी भी हालत में दवा नहीं छोड़नी है अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर, आप कंसल्टिंग डॉक्टर हैं जिन डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, या कि आप अपने, क्योंकि हमारे सर जो है, हमारे मेंटोर जो हैं जीके सर, वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो कई बार कई केसेस की रिपोर्ट्स वो खुद भी चेक करते हैं। तो जब रेगुलरली चेकअप्स होते रहते हैं और उस पेशेंट का भीतरी सब कुछ ठीक नजर आता है, तब एक मेडिकल डॉक्टर उनको बोलता है कि नहीं, अब दवा लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी स्थिति में उनको दवा छोड़नी है, नहीं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साथ में चलनी चाहिए और मेडिसिन साथ में चलनी चाहिए। क्योंकि हमें तो ये पता नहीं होता ना कि अब काउंसलर ने सजेस्ट कर दिया पीजी को कि आप ठीक है, आप
ये प्रैक्टिस करिए। लेकिन वो कितना इंटेंसिटी कितनी है ये तो नहीं पता होता ना। उन्होंने कह दिया हमने 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, लेकिन 4 घंटे में ध्यान किया या खाली सोचते रहे या सोते रहे तो हमें नहीं पता है ना। तो जब तक वो प्रॉपर वे में नहीं किया जाएगा तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और जब लाभ मिलेगा तो वो शरीर में अपने आप दिखने लगेगा। और जब शरीर की जांच होगी, टेस्ट होंगे, तो उसमें वो चीज सामने आ जाएगी। तो वो चीज जब सामने आएगी तो स्वतः ही जो उनका डॉक्टर है जिसकी वो दवा ले रहे हैं वो खुद ही बोलेगा कि हाँ अब आपको इस दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी कंडीशन में उनको दवा छोड़नी है, नहीं तो उनको दवा कंटिन्यू रखनी है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा तीनों टॉपिक्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब अगर आप लोगों का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आज समय तो भाग रहा है पर आज के तीनों टॉपिक उस पे थोड़ा भी कम बताना मेरा मन ने गवारा नहीं किया। हालांकि इंडिया में इस समय 1 बज रहा है। यस मैम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। आई होप सब मास्टर्स को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी को कुछ जी मैम। डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इसको आप फिर से देखिएगा। इसको ये कई बार जब आप देखेंगे ना तो कई चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। और दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो हम सब लोग आपको वहां पे मिलेंगे। तो कोई भी डाउट हो आप वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं। यस मास्टर्स, यदि किसी को भी किसी तरह का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम इतने अच्छे से आपने समझाया है आज तो। यस कामिनी जी। थैंक यू मैम। अब बाकी पढ़ेंगे फिर दोबारा देखेंगे तो फिर कुछ आएगा सम प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप पर डाल देंगे। अभी तो सब लग रहा है समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको अगर ना सेशन को 1-2 बार सुनेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सब चीजें आराम से समझ में आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें जो सर्कुलेटरी फोर्सेस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबलेट है। प्लस जो एथिक्स और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का है वो भी एक काउंसलर को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो एक बार आप अच्छी तरह से 2-3 बार इसको देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक बार एग्जाम देने के बाद जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो हम सब तो आपको वहां मिलेंगे ही। तो आप बिल्कुल निसंकोच हो के जो चाहे वो पूछ सकते हैं। अभी तो दिमाग में एग्जाम का ही है।